एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का घर जला तो किसी ने हाथ सेके। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहावत में इन दो लोगों के अलावा एक तीसरा शख्स और भी होता है, और ये तीसरा शख्स वो होता है जो उस आग में तेल डालने का काम करता है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और यहाँ पर तीसरा शख्स है ईरान। और इस आग में ईरान सिर्फ तेल डालने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि तेल, कपड़ा और माचिस तक सबका इंतजाम वो खुद ही करके दे रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी रशिया को सप्लाई कर रहा है। 6 सितंबर को अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी पब्लिश की थी और न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने भी अमेरिकी ऑफिशियल्स के हवाले से ऐसा ही दावा किया है। अब सवाल आता है कि ईरान इस लड़ाई में क्यों कूद रहा है, वो कौन से हथियार हैं जो ईरान रशिया को दे रहा है और वो कितने खतरनाक है, और ईरान का रशिया को सपोर्ट करने का पीछे क्या प्लान है, ईरान को आखिर क्या मिलने वाला है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। Ukraine says it is concerned by foreign media reports that Iran has delivered short-range ballistic missiles to Russia. Is Russia sharing nuclear secrets with Iran in exchange for Iranian missiles? Now, to wage this war of aggression on Ukraine, Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK. देखिए, ईरान और रशिया, इन दोनों देशों की ये दोस्ती नई नहीं है। ईरान यूक्रेन वॉर के पहले से रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा था। हालांकि जंग शुरू होने के बाद इसमें लगाम लग गई थी। माने यहाँ ईरान खुद को इस जंग से दूर रखना चाह रहा था। भाई तभी तो ईरान ने जंग के बीच ड्रोन सप्लाई का आरोप कभी नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन एक बार अब फिर से मिसाइल की सप्लाई पर चर्चा शुरू हो गई है, और पिछली बार की तरह ही ईरान ने इस बार भी इनकार किया है। कहा, ईरान पर आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो दूसरी साइड को सबसे ज्यादा हथियार दे रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर वो अंकल सैम यानी अमेरिका की बात कर रहा है, जो कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर साफ बात रशिया की भी की गई है, तो रशिया ने भी इसका जवाब दिया। वो बोला, हमने ये रिपोर्ट देखी है, जरूरी नहीं है कि हर बार इस तरह की खबरें सच हो। हालांकि रास्ता इतना भी सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। इस इनकार से आगे की कहानी और भी है। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। रशिया साइज में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी जमीन एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई है, जबकि इसके उलट ईरान वेस्ट एशिया में बसा है। दोनों देशों के बीच कोई भी जमीनी बॉर्डर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो दोनों को दोस्त बनाती है। यहाँ पर आप दो चीज याद रखना। पहली तो ये कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दोस्ती के लिए बॉर्डर नहीं, दिल और सोच मिलनी चाहिए। दरअसल रूस और ईरान दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े भाई हैं। रशिया और ईरान दोनों कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है, और दोनों पर वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन लगा रखा है। वैसे ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से बैन लगा है, जबकि रशिया पर 2014 में क्रीमिया पर कब्जे की वजह से बैन लगा था। बाकी जब से फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन में जंग शुरू की है, तब से ही बैन की लिस्ट और भी लंबी होती चली गई है। और 2007 में रशिया ने ईरान को CSTO में शामिल होने की दावत भी दी थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये CSTO क्या होता है। तो दोस्तों, CSTO माने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रशिया ने नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया है। इसमें सोवियत यूनियन से अलग हुए देश शामिल हैं। अब तक वेस्ट एशिया के किसी और देश को यह पेशकश नहीं की गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कब से ये भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। अभी क्या कांड हुआ, अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी उपज अमेरिका की ही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि ईरान ने रशिया को शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भेजी हैं। इससे पहले तक उनके बीच ड्रोन्स के लेन देन की खबरें थी, लेकिन अब ये मामला मिसाइलों तक पहुंच गया है। 9 सितंबर को यूरोपियन यूनियन यानी EU ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। अगर EU की बात करें तो ये यूरोप के 27 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बीच फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प का समझौता हो रखा है। ये दावा वैसे यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी कर रहे हैं कि ईरान ने रूस को सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजी हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम यूक्रेन पर रशिया के अटैक के लिए ईरान की सपोर्ट को दिखाता है। हालांकि इसे इजराइल के लिए खुशी की बात बताया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि यार अब ये इजराइल कहां से आ गया, वो हमास के साथ जंग लड़ रहा है ना।
जी हाँ, वो जंग तो हमास के साथ ही लड़ रहा है, पर काफी वक्त से ईरान और इजराइल के बीच की जंग भी बस प्रेशर कुकर वाली स्टेज पर है, जो कभी भी फट सकता है। लेकिन इस मिसाइल सप्लाई के बाद ये माना जा सकता है कि ईरान हाल फिलहाल में इजराइल पर हमला करने की नहीं सोच रहा है। वहीं यूक्रेन के लिए इसे खतरे की घंटी बताया जा रहा है। अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि रूस को ईरान से फतह 360 बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिली है। वैसे यार, अंकल सैम तब अपना मुंह बंद रखते हैं जब वो खुद से या दूसरे देशों से हथियार खरीदकर उसे यूक्रेन भेजते हैं। ब्लिंकन ने लंदन में एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के हवाले से कहा, रूस को अब इन बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिल गई है और पॉसिबल है कि कुछ हफ्तों के अंदर यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। अब इस मामले में अमेरिका ने सख्ती बरती और 10 सितंबर को ब्लिंकन ने ईरान पर और बैन लगाने का ऐलान किया है। यूएस ट्रेजरी एंड स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरानी हथियारों को रूस ले जाने में शामिल 9 रूसी जहाजों पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही ईरानी एयरलाइंस और कंपनियों के खिलाफ भी कई बैन लगाए हैं। इस बैन ने अमेरिका में मौजूद इनके एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया है और अमेरिकियों को इनके साथ लेन देन करने से रोक दिया है। मेरे ख्याल से उन्हें लगता है कि एक जमाने से अमेरिका के खिलाफ रहने वाले रशिया और ईरान को इस चीज से जरा तो फर्क पड़ने वाला है। तभी तो उन्होंने बोला है कि हमने ईरान को पब्लिकली समझाया, प्राइवेट में भी वार्निंग दी कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, मगर वो नहीं माना। खैर, अब सवाल आता है कि ये हथियार कौन से हैं। देखिए, पहले बात शाहिद ड्रोन्स की करते हैं, फिर इसके बाद फतह 360 की करेंगे, जिनका डर यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को है। दरअसल शाहिद ड्रोन्स एक तरह का आत्मघाती ड्रोन है। ये फ्लाइंग बम की तरह काम करता है। इसका अगला हिस्सा एक्सप्लोजिव से भरा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है साहब कि जब तक उसे हमले के लिए कमांड ना मिले, वो अपने टारगेट पर मंडराता ही रहता है। टारगेट से टकराते ही धमाका होता है। इस प्रोसेस में ड्रोन खुद भी तबाह हो जाता है। इसके डैने 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं और रडार के लिए उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है। ये 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। अगर स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर तक होती है। शाहिद ड्रोन्स की कीमत 1.5 लाख से 5 लाख भारतीय रुपए तक होती है। फतह 360 क्या है? अब बात करते हैं फतह 360 की। देखिए, फतह 360 ईरान की बनाई हुई एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। फतह 360 मिसाइल को दुश्मन के मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टारगेट्स पर टैक्टिकल अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। फतह 360 मिसाइल की खासियत की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 120 से 300 किलोमीटर है, जो मैक 3 से मैक 4 तक की स्पीड से चलती है और इसके अंदर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है। फतह 360 मिसाइल का कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे एक ही लॉन्चर पर कई मिसाइलों को माउंट करने में हेल्प करता है, जिससे एक साथ कई मिसाइल्स आसानी से लेकर जाई जा सकती हैं। किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह दागी जाने की वजह से फतह 360 मिसाइल को दुश्मन की एयर डिफेंस के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मिसाइल का ठोस इंजन इसे तेजी से लॉन्च करने के काबिल बनाता है। फतह 360 का कंपैरिजन अमेरिका के हिमार्स सिस्टम से किया जाता है। दोनों मिसाइल सिस्टम ट्रक पर लगे लॉन्चर के साथ तेजी से तैनात होती हैं, लेकिन फतह 360 में 150 किलोग्राम का वॉर हेड है और ये मैक 4 पर 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर हमला कर सकता है। इसके उलट हिमार्स और M31 GMLRS रॉकेट 90 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाता है, जो मैक 2.5 पर 70 किलोमीटर तक के टारगेट तक पहुंचाता है। माने अब रशिया के पास ईरान ने अमेरिका से भी तगड़ी मिसाइल पहुंचा दी है। इसलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि फतह 360 यूक्रेन के मिलिट्री के लिए एक बड़ा खतरा है। खासकर इसकी स्पीड और एक्यूरेसी को देखते हुए ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस मिसाइल से रशिया यूक्रेन की फ्रंट लाइन की चौकियों और शहरों जैसे पोक्रोव्स्क, सुमी और खार्किव को आसानी से निशाना बना सकता है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक, इनके साथ साथ दूसरे अधिकारियों ने भी ईरान के रूस को मिसाइल ट्रांसफर पर डर जताया है। उन्होंने जंग में और ज्यादा अटैक को रोकने के लिए रशिया पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर बनाने की भी रिक्वेस्ट की है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ईरान और रूस पर प्रेशर बढ़ाने की गुजारिश करते हैं
ताकि ग्लोबल पीस को खतरा पहुंचाने वाले इन हथियारों के ट्रांसफर से बचा जा सके। अब यूक्रेन के एक्स डिफेंस मिनिस्टर और कीव के सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रैटेजीज के डायरेक्टर एंड्री जागोरोड्योक ने कहा है कि ईरानी मिसाइलें बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा उन्हें यूक्रेनी पावर सिस्टम को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी कस्बों और शहरों में उनके हमले की है। यूक्रेन पर बढ़े रूसी हमले। रूस ने हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर अपने हमलों को बढ़ा दिया है। पिछले महीने रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों मिसाइलों और ईरान वाले ही शाहिद ड्रोन से हमला किया था। इससे यूक्रेन के 9 गीगावाट बिजली प्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो गई है और अब सर्दियों में यूक्रेन को जितनी बिजली की जरूरत होती है उसका आधा हिस्सा ही मिल रहा है। रशिया और ईरान रिश्तों का इतिहास। आइए अभी देखते हैं कि आखिर ईरान रशिया की इतनी मदद क्यों कर रहा है। आखिर दोनों के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं और अब कैसे हैं। देखिए 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है और 1922 में सोवियत यूनियन वजूद में आता है। उस वक्त ईरान की जमीन कजार वंश के अंडर थी और फिर 1925 में ईरान में पहलवी वंश की शुरुआत होती है। रजा शाह पहलवी के वक्त में ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ दिया, इसलिए सोवियत यूनियन ने ईरान में एंटी अमेरिका और लेफ्टिस्ट पार्टियों को अपना डायरेक्ट सपोर्ट दे दिया। फिर 1979 का साल आता है। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और एक साल बाद इराक से जंग छिड़ गई। शुरुआत में तो सोवियत यूनियन न्यूट्रल बना रहा, बाद में उसने इराक को सपोर्ट दे दिया। जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ने ईरान से दोस्ती की पहल की, मगर खोमैनी ने इससे इनकार कर दिया। फिर एक और घटना घटी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और उससे अलग अलग देश बने। सोवियत यूनियन का उत्तराधिकार रशिया के पास आया और फिर बोरिस येल्सिन रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने ईरान के साथ रिश्ते सुधारे, लेकिन अभी वो बात नहीं आई थी। इसके बाद येल्सिन ने 1999 में पुतिन को अपना उत्तराधिकारी अनाउंस कर दिया और फिर 2000 में पुतिन ने चुनाव जीतकर रशिया की सत्ता संभाली। तब से ही वो कुर्सी पर कायम है। अब पुतिन ने ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। 2007 में पुतिन पहली बार ईरान गए, तब रशिया की खुफिया एजेंसियों ने ईरान में पुतिन की हत्या का डर भी जताया था, मगर पुतिन ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। बोले खतरे के डर से मैं घर में बैठा तो नहीं रह सकता। इस एक स्टेटमेंट ने ईरान को रशिया के करीब ला दिया और पुतिन पहले रशिया के नेता बने जिसने ईरान का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों की डील भी हुई। पुतिन अब तक 5 बार ईरान जा चुके हैं। आखिरी बार जुलाई 2022 में पहुंचे थे, यूक्रेन जंग के महज 5 महीने बाद। इस दौरे पर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान और रशिया के बीच हथियारों की डील के आरोप लगाए। नाउ ईरान रशिया की मदद क्यों कर रहा है? देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के मुताबिक साल 1989 में सोवियत यूनियन और ईरान के बीच एक बड़ा व्यापार सौदा हुआ। इसके तहत ईरान को करीब 1.9 अरब डॉलर के डिवाइसेस मिलने थे और 1990 से 1999 के बीच ईरान को वॉर प्लेन, टैंक और सबमरीन दिए गए। अब एक्सपर्ट्स एक बार फिर से कुछ ऐसी ही वजह मान रहे हैं। रूस की बिजनेस वेबसाइट द बेल के मुताबिक ईरान ने रूस को ड्रोन बनाने के लिए पूरी फ्रेंचाइजी बेच दी है। दूसरी तरफ रूस को ड्रोन देकर ईरान के हथियारों का एडवर्टाइजमेंट फ्री में प्रोटोकॉल के साथ मिल रहा है और ईरान के कुछ सीनियर कमांडर अब ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ बड़ी ताकतें ईरानी हथियार खरीदना भी चाहती हैं। इससे भी ऊपर ईरान भी अपने कुछ मिलिट्री डिवाइसेस का लेवल एडवांस करना चाहता है। खास तौर पर वो अपने पुराने हो चुके मिलिट्री प्लेन्स को रशियन तकनीक की मदद से हाईटेक और एडवांस बनाना चाहता है। ईरान ने पिछले साल मार्च में खुद ये बताया था साहब कि उसने रशिया से Su-35 जेट खरीदने का सौदा किया है, लेकिन ये प्रोसेस अभी जरा स्लो चल रहा है और इस बीच ईरान को रूस में बने कई Yak-130 ट्रेनिंग जेट सितंबर में मिल गए हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन के चल रही जंग में अपनी बढ़ती जरूरतों के बीच रूस कितने प्लेन ईरान को देना चाहेगा। बाकी जो भी हो, फिलहाल तो दोनों की दोस्ती शानदार चल रही है और इसमें दोनों का ही फायदा भी हो रहा है। रशिया को जो मिसाइल और ड्रोन जंग के लिए चाहिए वो ईरान दे रहा है और ईरान को जो एडवांस प्लेन और टेक्निक्स चाहिए वो रशिया दे रहा है। बाकी दोनों को अमेरिका से भी दिक्कत है और अमेरिका ने दोनों पर कई रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं। अब दोनों को खुलकर बिजनेस करने में भी दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या जंग के बीच अभी रशिया प्लेन और तकनीक ईरान को दे पाएगा? और क्या रशिया ईरान से ली हुई ड्रोन के बाद अब मिसाइल भी यूक्रेन वाली जंग में इस्तेमाल करेगा?
मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।